गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास में आ जाइए। सभी लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी अच्छे से पढ़िए। वेरी गुड इवनिंग। हम्म। ठीक है, तो सारे लोग आ गए? गुड इवनिंग। सारे लोग आ गए? सभी लोग आ गए? ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूं मैं? चलिए, तो आज जैसा कि हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट में प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट में हेल्थ केयर सब्जेक्ट में हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग दवाओं के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि ड्रग्स होता क्या है। जो ड्रग है ये क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। ड्रग क्या होता है? तो आप लोग में से किन्हीं को पता है कि ड्रग क्या होता है? सारे लोग कमेंट करके बताइए। जिनको भी पता है कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि ड्रग क्या होता है। ड्रग क्या होता है कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए। ठीक है, हाँ, तो आप लोग सबसे पहले ड्रग के बारे में बताइए। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे ड्रग क्या होता है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए, ड्रग क्या होता है कि ये एक तरह का केमिकल होता है। कोई भी केमिकल होता है जो एक डोज में, कोई भी केमिकल होता है जो एक डोज में, मतलब एक क्वांटिटी कह सकते हैं कि एक अनुपात में, एक डोज में लिया जाता है। और इस दवा को, इस केमिकल को लेने के पीछे का कारण ये होता है कि इससे पूरे शरीर में बीमारियों को ठीक किया जाता है और दूसरे होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। कई तरह के ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनको पता करने के लिए, पता लगाने के लिए हम दवाओं का, कुछ दवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। ड्रग एक तरह का केमिकल है जो किस चीज़ में यूज़ हो रहा है? बीमारी को ठीक करने में, बीमारी को पता लगाने में और बीमारी से बचाने में। ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन करने के लिए। यहाँ पर लिख दूँ, जैसे ड्रग क्या होता है, ड्रग्स क्या होता है? जो डिजीज से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। डिजीज से प्रिवेंट करता है, बचाता है। डिजीज को ठीक करता है यानी ट्रीट करता है। और कोई भी डिजीज को, किसी भी तरह के डिजीज को पता लगाने के लिए, निदान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं? हम दवाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, दवाओं का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है? बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए और उसको पता लगाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? ये तीन बात क्लियर हुआ सभी को?
ये 3 बात अच्छे से सभी को समझ में आ गया कि ड्रग क्या होता है। तो ड्रग है जो डिजीज को प्रिवेंट करेगा, ट्रीट करेगा और डायग्नोस करेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? हाँ, कमेंट करके बताइए बीमारी के बारे में, मतलब ड्रग के बारे में समझ में आ गया कि ड्रग क्या होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग ज़रा मुझे ये बताएंगे कि एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि ड्रग क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ड्रग क्या होता है, दवा क्या होता है, ड्रग क्या होता है। एक तरह से सारे लोग कमेंट करके बताइए। सारे लोग कमेंट करके बताइए ड्रग क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। सही है कि ये एक तरह का केमिकल है जो बीमारी को पता लगाने में, उसको ठीक करने में और बीमारी से बचाने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो यानी कि यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ ड्रग्स के बारे में। अब हम जानेंगे ड्रग के प्रकार, दवाओं के प्रकार, कि जो दवाएं होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो कितने प्रकार के हैं, कितने कैसे होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे दवाइयों की विभिन्न प्रणाली, जैसे एलोपैथिक और आयुष। क्या है एलोपैथिक या आयुष? तो ये दोनों क्या है, एक अलग अलग तरह की प्रणाली है। क्या है ये? अलग तरह की प्रणाली होती है जो दवाओं के एरिया में होता है, फील्ड में होता है। तो ये डिफरेंट सिस्टम क्या क्या है, एलोपैथी और आयुष। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे एलोपैथी और आयुष के बारे में। देखिए, भारतीय चिकित्सा प्रणाली निम्न प्रकार से है। कौन कौन सा है? सबसे पहले एलोपैथी। तो एलोपैथी के बारे में हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि यह अंग्रेजी दवाइयों पर आधारित चिकित्सा है। ठीक है, ये कैसा चिकित्सा है? जो अंग्रेजी दवाइयों का यूज किया जाता है, ठीक है, उस पे चिकित्सा ये आधारित है। ठीक है, जिसको हम एलोपैथिक भी कहते हैं। इसका प्रभाव जल्द ही होता है, मतलब एलोपैथी जो दवाएं होती हैं उनका प्रभाव बहुत जल्दी शरीर में देखने को मिलता है। ठीक है, फास्ट एक्टिंग होते हैं, बहुत जल्दी प्रभावकारी होते हैं। रोगी की दवाएं लेते ही जल्दी ही आराम मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये दवाएं जब रोगी को दिया जाता है तो उससे जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। ठीक है, अब चलिए एलोपैथी के बारे में क्लियर है सभी को? एलोपैथी क्या है? जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं उस पर आधारित होता है एलोपैथी। इसमें जब दवाएं मरीजों को, पेशेंट को दी जाती है तो बहुत ही फास्ट एक्शन करके और मरीज को आराम पहुंचाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे दूसरा है आयुष। दूसरा कौन सा है टाइप? आयुष। तो आयुष क्या है? आयुष का फुल फॉर्म होता है, A4 होता है आयुर्वेदा। A4 क्या होता है? आयुर्वेदा। Y4 होता है योगा। ठीक है, योगा यानी नेचुरोपैथी, योग, तपस्या, योग जो नेचुरल मेथड है, ठीक है, बीमारी को ठीक करने का। तीसरा है यूनानी। ठीक है, फोर्थ है सिद्धा, इसका फुल फॉर्म बता रही हूँ। ठीक है, और फिफ्थ है होम्योपैथी। आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? A4 आयुर्वेदा, Y4 योगा या नेचुरोपैथी, U4 यूनानी, S4 सिद्धा और H4 होम्योपैथी। ठीक है, सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ बात? क्या क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, अब आप लोग इसको भूलिएगा तो नहीं, इसको आयुष का फुल फॉर्म नहीं भूलना है। अगर एग्जाम में आपके आता भी है
कि चलो आयुष के फुल फॉर्म में U4 क्या होता है, तो U4 क्या होता है कमेंट करके बताइए। U4 क्या होता है? हाँ, U4 क्या होता है कमेंट कीजिए। यूनानी, यू से क्या होगा? यूनानी। ठीक है। अगर पूछता है H4 क्या होगा, आयुर्वेद में, आयुष में H4 क्या होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो H4 क्या होगा? होम्योपैथी। क्या होगा? होम्योपैथी। तो आप लोग को यही चीज फुल फॉर्म याद रखना है। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आयुष का फुल फॉर्म, तो इस आयुष का फुल फॉर्म को आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि A4 क्या होगा, Y4 क्या होगा, U4 क्या होगा, S4 क्या होगा और H4 क्या होगा। अच्छे से याद होना चाहिए, सभी को क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब हम जानेंगे दवाइयों का वर्गीकरण। क्या जानेंगे? दवाइयों का वर्गीकरण, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। देखिए, दवाइयों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और उनकी क्रिया, संघटना व उद्देश्य व प्रयोग के अनुसार दवाइयों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग इसको बहुत ही अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी घटना, यानी जो हम दवा दे रहे हैं वो किस तरह से क्रिया कर रहा है शरीर में, उसका मतलब क्या प्रयोग है शरीर में, उसके बेसिस पे दवाओं को इस तरह से बांटा गया है। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। दवाइयों का वर्गीकरण सबसे पहले निम्न है। पहला है बुखार नाशक। पहला जो हमारे पास कैटेगरी आ रहा है, क्लासिफिकेशन आ रहा है, पहला कौन सा है? बुखार नाशक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। यानी क्या करता है? जो बुखार लगने पर बुखार को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, वैसी दवाएं जो बुखार को कम करने के लिए दी जाती है उसे हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल और क्रोसिन। क्या है? पैरासीटामोल और क्रोसिन कैसी दवाइयां हैं? एंटीपायरेटिक दवाइयां हैं जो बुखार लगने पे देते हैं पेशेंट को। इससे क्या होगा? जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो बुखार है, वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास कैटेगरी आता है कैटेगरी आता है निश्चेतनाकारी। क्या है? निश्चेतनाकारी, यानी कि एनेस्थेटिक। ऐसी दवाई जो क्या करे? बेहोश करने के लिए दी जाती है। जैसे किसी को ऑपरेशन में जाना है, सर्जरी होना है, तो उस समय इंसान को बेहोश करके और उसके बाद सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो ऐसी दवाओं में कौन कौन सी दवा आती है? जैसे ईथर, जाइलोकैन, ये सब कैसे दवाइयां हैं? जो सुन्न करने का काम करता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका मतलब क्या है? सुन्न करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एनेस्थेटिक दवाइयां हैं। अब इसके बाद है थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन, दर्द निवारक। कैसा है? दर्द निवारक दवाइयाँ। इसको हम इंग्लिश में अनाल्जेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाल्जेसिक, जो दर्द को कम करे, दर्द से छुटकारा दिलाने वाली दवाइयाँ जो दर्द को कम करे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल में है अनाल्जीन। अनाल्जीन कहिए, डिक्लोफिनेक कहिए। ठीक है, डिक्लोफिनेक ये कैसा दवा है? जो दर्द को कम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? दर्द को कम करने का काम करता है। तो ये अनाल्जेसिक है, दर्द से छुटकारा दिलाने वाली दवाइयाँ। क्लियर है? नेक्स्ट चले। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है हेलमिंथ रोधी एवं कृमिनाशी। कौन सा दवाई? हेलमिंथ रोधी एवं कृमिनाशी। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहेंगे एंटी हेलमिंथिक और वर्मीफ्यूज।
क्या है, एंटी हेलमिंथिक और वर्मीफ्यूज। ये ऐसी दवाइयाँ होती है जो पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। क्या करता है, पेट के कीड़ों को नष्ट करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पेट में कीड़े हो गए हैं बच्चों में, तो उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पेट के कीड़ों को मारकर उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ऐसी दवाइयों में मेनेडोजल, पिप्राजीन, साइट्रेट, हाँ मेबेंडाजोल, ये सब सुने हैं ना नाम सभी, तो ये इसी कैटेगरी के दवाइयाँ हैं, जिसमें मेनेडोजल, पिप्राजीन, साइट्रेट, ये सब क्या है, ऐसी दवाइयाँ जो पेट के कीड़ों को मारकर शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? किन्हीं को कोई डाउट है? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन, वो है प्रदाह रोधी। क्या है? प्रदाह रोधी, जिसको इंग्लिश में हम एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। ये ऐसी दवाई होती हैं जो प्रदाह यानी सूजन और दर्द को कम करने के लिए होती है। ठीक है, इस जैसे में हमारे पास एग्जाम्पल है फेनिल ब्यूटाजोन। फेनिल ब्यूटाजोन कैसी दवाइयाँ हैं जो शरीर के सूजन और दर्द को कम करता है। ठीक है, तो ये प्रदाह रोधी या एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया? नेक्स्ट चले हम। सभी लोग को क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्लासिफिकेशन है, वो है प्रतिकारक या विषनाशक। ठीक है, प्रतिकारक या विषनाशक, जिसको हम इंग्लिश में एंटीडॉट्स कहते हैं। ऐसे यहाँ डोज लिखा है पर यहाँ डॉट्स होगा। ठीक है, एंटीडॉट्स, ऐसी दवाइयाँ जो विष के प्रभाव को खत्म करता है, कम करता है। ठीक है, उसे हम प्रतिकारक या विषनाशक कहते हैं। जैसे एंटीवेनम, क्या होता है? जैसे एंटीवेनम। एंटीवेनम क्या होता है? ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सांप के काटने या कोई मतलब विषैला जीव, जैसे स्कॉर्पियन हो गया, बिच्छू हो गया, उसके काटने के बाद ये एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाता है, जो उसके विष को, जो जीव काटा है विषैला जीव, उसके विष को कम करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है, और इससे इंसान की जान को हम बचा सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो ये एंटीडॉट्स कुछ मेडिसिन, कभी कभी इस कैटेगरी में ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जब हम ओवरडोज दे देते हैं या गलती से हम कुछ ऐसा दवा दे देते हैं जो इंसान के वाइटल्स पे, हमारे हार्ट पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत निगेटिव या फिर एडवर्स इफेक्ट डाल देता है। तो उसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम एंटीडॉट देते हैं। ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम एंटीडॉट देते हैं। ठीक है, कौन सी क्या देते हैं? एंटीडॉट। क्लियर है? तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एंटीडॉट पूछ सकता है। इसका आप लोग या तो गूगल से सर्च कर सकते हो या फिर आप लोग को इसका एक नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में मैं आप लोग को दे दूंगी। पीडीएफ नहीं तो एक स्क्रीन स्लाइड दे दूंगी, जिसमें आप लोग को बहुत सारे अलग अलग दवाइयों के एंटीडॉट मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग दवाइयों के एंटीडॉट मिलेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है अभी? आगे चलूं? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन 7, संक्रमण रोधी, जिसको हम एंटी इन्फेक्टिव कहेंगे। इसका है, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं ना जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं। ठीक है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम करती है। ये ऐसी दवाइयाँ हैं, उन्हें खत्म करेगी जो सूक्ष्म जीव है, यानी उसकी संख्या को कम करेगी। इस तरह की दवा जो होता है वो हम यूज़ करते हैं एंटी इन्फेक्टिव कैटेगरी में। ठीक है, ये ऐसा मतलब है कि जिसमें हम किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसको रोकने के लिए
इस तरह की दवाएं हम देते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास बहुत अलग अलग वैरायटी के एंटीबायोटिक्स आते हैं। क्या आते हैं? एंटीबायोटिक्स आते हैं। एंटीबायोटिक्स आते हैं, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल है। इसके अलावा मोनोसेफ, सेफ्ट्रियाजोन और कई तरह की अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, परेशानी? क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया? क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो यहाँ क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रही हूँ। अभी हमारे पास और भी क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट बता दे रही हूँ, उसके बाद हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। सारे लोग आराम से रहिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अम्लरोधी, जिसको हम एंटासीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटासीड्स। जो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसकी प्रतिक्रिया कर गैस्ट्रिक अम्लीय जो आमाशयी स्राव है उसकी क्रियाशीलता को कम करती है। जैसे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ठीक है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे हमारे पास एंटासीड्स होते हैं जो पेट की बहुत ज़्यादा एसिडिटी को कम करता है, ठीक है। एसिडिक इन्वायरमेंट को कम करने का काम कौन करता है? एंटासीड दवाई करती है। इसका हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है? मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कौन सा है? मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा आक्षेप रोधी या एंटी कन्वर्जेंट। क्या है? आक्षेप रोधी या एंटी कन्वर्जेंट। आक्षेप के उपयोगी मिर्गी के उपचार में किया जाता है, ठीक है। ऐसी दवाई हैं ये जो इंसान को मिर्गी आता है, दौरे पड़ते हैं, हाथ पैर ऐंठाने लगता है, तो उस स्थिति को, वैसी बीमारियों को कम करने के लिए हम एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन का यूज़ करते हैं। जैसे दवाओं में कौन कौन से हैं? जैसे फिनोबार्बिटॉन, एक्चुअली यहाँ फिनोबार्बिटोन होगा, फोनो नहीं, फिनोबार्बिटॉन, ठीक है। ये ऐसी दवाई होते हैं जो मिर्गी और दौरे को कम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एलेंटिक सोडियम होता है ये भी यूज़ किया जाता है मिर्गी को कम करने के लिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? फिनोबार्बिटोन, हाँ देखिए आपके एग्जाम में ये सारे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा ये किस कैटेगरी का है दवा, तो आप लोग को जो अभी क्लास हो जाएगा इसके बाद आप लोग सारे लोग रिवीजन कीजिए, इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से 1 बाय 1 ध्यान से पढ़िए। कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी में है, कौन सा एंटीपायरेटिक है, कौन सा एनाल्जेसिक है, कौन सा एंटी कन्वर्जेंट है, कौन सा एंटी इन्फेक्टिव है, ये सारी अलग अलग क्लासिफिकेशंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन आता है, कहीं और से नहीं आता है, ठीक है। सारे लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ओके।
कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे लोग बताइए अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो बोल रही हूँ वो अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा है, फॉलो कीजिएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है 10th, प्रतिजैविक, जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं ना एंटीबायोटिक्स कि मतलब जो सूक्ष्म जीवों के को सक्षम मतलब उसको खत्म करने के लिए सक्षम होता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब ऐसे कैटेगरी होते हैं ना जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करते हैं। जैसे हमने अभी थोड़े ये में ऊपर में पढ़ा था एक कैटेगरी, तो उसमें भी हम छोटे सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कर रहे थे एंटी इन्फेक्टिव में। उसी तरह से एंटीबायोटिक यहाँ पर मेन क्लासिफिकेशन होता है जो स्पेशली बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करती है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, वो है 11। इसमें है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम। 11 क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रियाएं प्रजातियों को नष्ट करती है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? ऐसा मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा कैटेगरी, ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ख़तरनाक बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे बैक्टीरिया जो आसानी से मरते नहीं हैं, किल नहीं होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को मारने के लिए यूज़ किया जाता है ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ बात? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आकुंचन रोधी यानी एंटी स्पाज्मोडिक। क्या है? आकुंचन रोधी यानी एंटी स्पाज्मोडिक। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि स्पाज्मोडिक क्या होता है? स्पाज्म क्या होता है? स्पाज्म का मतलब आप लोग क्या समझते हो? सारे लोग कमेंट करके बताइए स्पाज्म का मतलब क्या होता है? हाँ सही है, स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन। क्या होता है? ऐंठन। यानी कि शरीर में स्पाज्म का मतलब क्या होता है? ऐंठन। यानी कि जो शरीर में जो मसल्स होते हैं वो हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है और पूरे शरीर को जकड़ा देता है। ठीक है, जकड़ लेता है, तो उस तरह का सिचुएशन होता है, उसको हम स्पाज्म कहते हैं। और इसी सिम्टम्स को कम करने के लिए जो हम दवाओं का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, उनको हम एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन। ऐसी दवाइयाँ जो ऐंठन को कम करे, शरीर के मसल्स में जब ऐंठन आ जाता है, सिकुड़ापन आ जाता है, उसको कम करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक दवाएं यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे दमारोधी, जिसको हम एंटी अस्थमाटिक कहते हैं। अस्थमाटिक यानी कि जो अस्थमा में यूज किया जाता है। ये ऐसी मतलब दवाएं होती हैं ना जिसको सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, जिसको दमा की बीमारी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम इन दवाओं का यूज करते हैं। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए इन दवाओं का यूज करते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब एंटी जो अस्थमेटिक होगा वो दमा में यूज करेंगे ऐसी दवाओं को। वे दवाएं जो दमा के दौरे को में आराम दिलाती है, वसन नलिकाओं यानी ब्रोंक्यूल्स व चिकनी पेशियों जैसे स्मूथ मसल्स को शिथिल बनाता है, स्मूथ बनाता है। ठीक है,
जैसे में यहाँ एग्जाम्पल हमारे पास है साल्ब्यूटामोल या फिर थियोफाइलिन। ये सब ऐसी दवाइयाँ हैं जो अस्थमा वाले पेशेंट, जिनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऐसे पेशेंट यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से रिवीजन कर दूं ना? सारे कर दूंगी, पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है एंटीसेप्टिक। क्या है? एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक ऐसी दवाइयाँ होते हैं ना जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, जब भी हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं या सर्जरी करते हैं, उसके पहले हम एंटीसेप्टिक मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम जो जीवाणु है, जो इन्फेक्शन है, उसको कम कर सके। जैसे में टिंचर आयोडीन और डेटॉल। टिंचर आयोडीन और डेटॉल ये ऐसे एंटीसेप्टिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब हम देखते हैं कि ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो होते हैं ये बहुत ही लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एंटी इमेटिक्स। क्या है? एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स क्या होता है? जब ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जब इंसान को वॉमिटिंग होता है, नोजिया यानी जी मिचलाता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम एंटी इमेटिक्स ड्रग्स देते हैं। एग्जाम्पल में है फेनिथाजीन समूह की दवाइयाँ। ठीक है, जैसे ऑनडेम। ऑनडेम क्या होता है? ये ऐसा मेडिसिन है जो वॉमिटिंग या नोजिया वाले केस में दिया जाता है। सभी को क्लियर हुआ? ऑनडेम सेट्रॉन इसका पूरा नेम है, शॉर्ट में हम ऑनडेम कहते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है स्कंदन या आतचक। आतचक यानी जिसको हम कोगुलेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम कोगुलेंट्स कहते हैं। ये जो दवाएं होते हैं जो यकृत के निर्माण को बढ़ाकर रक्त का स्कंदन में सहायता करती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? कोगुलेंट्स होते हैं जो दवा बोल रही हूँ, जो ब्लड होते हैं उसको कोगुलेट करता है, जमाता है। ठीक है, जमाने का काम करता है। किसको? ब्लड को। ठीक है, ब्लड को जमाने का काम कौन करता है? कोगुलेंट्स करते हैं। ये कोगुलेंट्स दवाएं जहाँ पर भी अगर कट लग गया तो उस कैटेगरी में, अगर किसी का जैसे शरीर के अंदर ही नॉर्मली नेचुरली हमारा यकृत जो है, लीवर जो है, वो इसको बनाता है, लेकिन अगर किसी किसी के शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाए तो हम बाहर से इस कैटेगरी की दवाओं का यूज करके ब्लड को रोक सकते हैं बहने से। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलो। ठीक है, नेक्स्ट है डायफोरेटिक्स। क्या है? डायफोरेटिक्स ये ऐसी दवाइयां होती हैं ना जो संवेदन ग्रंथियों की क्रिया में वृद्धि करके पसीना उत्पन्न करती हैं। ठीक है, डायफोरेटिक्स दवाएं क्या होती हैं? जो पसीना शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। क्लियर है? इसके अलावा है मूत्रवर्धक या डायूरेटिक्स। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो शरीर से, मतलब जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन करवाता है, किडनी से ब्लड को फिल्टर करके और यूरिन का फॉर्मेशन को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? मूत्रवर्धक यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स। इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? डायूरेटिक्स कहेंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है? बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है कोई? ठीक है, क्लियर है? इसमें हमारे पास जो ऑप्शन, जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है मैनिटॉल, समाइल लेसिक्स जिसको हम कहते हैं, या ट्राइमेट्रिन जिसको हम डाइहाइड कहते हैं। ठीक है, ट्राइमेट्रिन को, और मैनिटॉल को हम जो समाइड लेसिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको मार्केट में लेसिक्स के नाम से
मैनिटोल, मतलब मैनिटोल वो मिलेगा, लैसिक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्या करता है, शरीर से यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है, शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, जो सफाई कारक पदार्थ होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होते हैं, जो सफाई करते हैं, ठीक है। सफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कपड़ों को तो धोते ही हैं डिटर्जेंट से, जो लिनेन ये सब होते हैं हॉस्पिटल में, और हम कई तरह की चीजों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा है इमेटिक्स यानी उल्टी कारक। कुछ ऐसी भी दवाएं होती हैं जो वोमिटिंग करवाने के लिए दिया जाता है, जैसे किसी ने अगर पॉइजन ले लिया है तो उसको तो उल्टी करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम इमेटिन नाम का एक मेडिसिन है, इमेटिन करके, ये हम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बताइए, 20 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, क्लियर है सभी को? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? ये 20 क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया? रिवीजन कर दूं एक बार? चलिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास है एंटीपायरेटिक, जो बुखार को कम करेगा, जैसे पैरासीटामोल और क्रोसिन। दूसरा हमारे पास है एनेस्थेटिक, जो बेहोशी के लिए दिया जाता है, जैसे ईथर और ज़ाइलोकेन। तीसरा हमारे पास है दर्द को कम करने के लिए अनाल्जेसिक, जैसे एनाल्जीन। फोर्थ है हमारे पास एंटी हेलमिंथ्स और वर्मीफ्यूम्स, जो कि पेट के कीड़ों को मारता है और शरीर से बाहर निकालता है, जैसे मेबेंडाजोल, पिपराजीन और साइट्रेट। इसके अलावा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मतलब 5 प्रदाहरोधी एंटी इन्फ्लामेटरी, जो शरीर में सूजन को कम करता है, जैसे फेनिल ब्यूटाजोन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिकारक या विषनाशक, जिसको हम एंटीडोट्स कहते हैं। ये विष के प्रभाव को खत्म करता है, उस तरह की दवाई होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एंटी इन्फेक्टिव, जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, उसे खत्म करता है, उसकी संख्या को कम करता है, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एंटासिड्स। ये ऐसी दवाई होती हैं जो पेट के अम्लीयता को कम करता है, ठीक है, मतलब उसकी क्रियाशीलता को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है, जैसे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जन, जो दौरे को कम करने के लिए, मिर्गी को कम करने के लिए, रोकने के लिए दवाई दी जाती है, जैसे फिनोबार्बिटोन और एलेंटीन सोडियम। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जिसको हम कहते हैं। ये एंटीबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीवों के सक्षम होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन। ये सब क्या है, ऐसे कैटेगरी है जो एंटीबायोटिक्स का कैटेगरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये ऐसी दवाइयों का कैटेगरी होता है जो अगर कुछ ऐसे जीव हैं, मतलब सूक्ष्म जीव हैं, जो अगर नहीं ठीक हो रहा है शरीर में अलग अलग दवाइयों से, जो कि काफ़ी मतलब डेंजरस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिन और एरियोसिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंटीस्पाज्मोडिक। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो शरीर में स्पाज्म यानी ऐंठन को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी अस्थमेटिक, यानी कि जो दमा में, अस्थमा में, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए हम एंटी अस्थमेटिक का यूज़ करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल और थियाफाइलिन। क्या होता है, साल्ब्यूटामोल और थियाफाइलिन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलूँ। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीसेप्टिक। क्या है, एंटीसेप्टिक।
इसमें हम जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए पहले ही हम टिंचर आयोडीन या डिटॉल का यूज़ करके उस एरिया को क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है एंटी इमेटिक, जो मतलब जी मिचलाना या उल्टी ये सब में दिया जाता है, जैसे ऑन्डेम सेट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है कोगुलेंट्स, जो ब्लड को जमाने का काम करता है, जैसे कि एड्रोलेट और कोल्टीन। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है डाइफोरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो शरीर से पसीना निकालने का काम करता है। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स, जो शरीर से मूत्र को मतलब मात्रा को वृद्धि करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इसमें मैनिटोल और ट्राइमेट्रीन आता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्जेंट, जो सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, और इमेटिक्स जो होते हैं वो उल्टी करवाने के लिए दवा दी जाती है, जैसे कि इमेटिन। ठीक है। ये हो गए हमारे 20 क्लासिफिकेशंस कंप्लीट। अब आप लोग बताइए कि इन 20 क्लासिफिकेशंस में से किन्हीं को भी कोई डाउट है। चलिए अब मैं आप लोग को एक बार स्क्रीन को धीरे से स्क्रॉल करती हूँ और आप लोग थोड़ा देख लो, फिर आप लोग कुछ क्लासिफिकेशंस मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो स्टार्ट करती हूँ, 1 बाय 1 से करूँगी। देखिए, ठीक है। तो मैं आपके स्क्रीन पे ये 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन को स्क्रॉल कर चुकी हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट करके सारे लोग 2-2 क्लासिफिकेशन बताएंगे। जिनको जो याद है आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रा। सारे लोग, ये नहीं कि कुछ सिर्फ बच्चे बता रहे हैं बाकी लोग सो रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। सारे लोग क्लास में इन्वॉल्व होइए, थोड़ा आप लोग वार्म अप हो जाइए, जग जाइए। ठीक है। हाँ, तो दो दो क्लासिफिकेशन कमेंट करके बताइए। जैसे किसी ने बता दिया एंटीपायरेटिक, किसी ने एनाल्जेसिक, इस तरह से बताइए, कमेंट कीजिए सारे लोग। हाँ, मैं स्क्रीन को हाइड कर दे रही हूँ, वरना आप लोग सभी चीटिंग कर लीजिएगा, है ना। सारे लोग बताइए। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन या ड्रग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन। ठीक है, बताइए, सारे लोग कमेंट कीजिए। चलिए, सारे लोग बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा, ठीक है, सही है, सही है। मतलब आप लोगों ने अच्छे से क्लास को देखा और समझा। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ, सभी को क्लियर हो गया। एंटीपायरेटिक, एंटी अनाल्जेसिक हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक हो गया, एंटी स्पास्मोडिक हो गया, एंटी अस्थमेटिक हो गया। ठीक है, और
एंटी एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेटिक हो गया, स्पेसिफिक डिटर्जेंट हो गया, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन हमने देखे। अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब मैं आगे चलूँ। चलिए अब हम समझेंगे दवाओं की विशेषता। क्या समझेंगे? दवाओं की विशेषता, ठीक है। तो दवाओं के स्वरूप और विशेषता, सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बताइए स्वरूप का क्या मतलब है। जैसे यहाँ फॉर्म लिखा हुआ है तो फॉर्म का क्या मतलब, स्वरूप का क्या मतलब, किस फॉर्म में है दवा, किस फॉर्म में है। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, कैप्सूल में है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में है, जेल फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, इसके फॉर्म हो गए। अब उसकी विशेषता यानी उसका क्या काम है, ठीक है। विशेषता यानी उसका क्या काम है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दवाइयों के कई स्वरूप होते हैं जो बाजार में उपलब्ध होती है और उनको देने की विधि भी होती है। डॉक्टर द्वारा दवाइयों पर उसका स्वरूप भी लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे गोली, कैप्सूल, सिरप, लोशन, जेली, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीज़ें उस जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो उस दवा का नाम और उसका स्वरूप और उसकी क्वांटिटी, डोज सब लिखा जाता है, ठीक है, कि कितना डोज में कौन सा दवा लेना है और वो दवा किस फॉर्म में है। टैबलेट है तो आगे में टैबलेट, इंजेक्शन है तो आगे इंजेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कि डॉक्टर्स क्या लिखेंगे, इंजेक्शन टेटनस का, टीटी, ठीक है। ये कैसे देना है, आईएम, ये कैसे देना है, आईएम, यानी कि इंट्रामस्कुलर में हम टेटनस का इंजेक्शन देंगे, आईएम कितना देंगे, 0.5 ml, हाफ ml, ठीक है, कितना देंगे, हाफ ml देंगे। तो इस तरह से डोज भी लिखा हो गया, यहाँ रूट भी लिखा हो गया और क्या फॉर्म में है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में है तो इंजेक्शन का फॉर्म भी लिखा हो गया। और मेडिसिन तो आपके स्क्रीन पे टीटी यानी टेटनस टॉक्साइड है ही। तो इस तरह से डॉक्टर जो है अपने प्रिस्क्रिप्शन में दवाओं को मतलब इस तरह से लिखते हैं, जिसमें दवा का फॉर्म, उसकी डोज, उसकी क्वांटिटी, उसका रूट, सारा कुछ लिखते हैं कि कैसे देना है। क्लियर है बात सभी को? अतः नर्सेस को जो भी दवाएं दी जाती है उसे ध्यान में रखना है और रखना चाहिए उसे किस प्रकार से देना है। जैसे कोई गोली है उसको हम पिल्स कहेंगे, ये पाउडर स्वरूप को घोल कर बनाया जाता है, ठीक है, घोल कर दे सकते हैं। जो पिल्स होते हैं, दवाई टैबलेट होता है, उस गोली को हम मतलब अगर थोड़ा सा क्रश कर दें तो क्रश करने के बाद वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है और उसको हम घोल कर दे सकते हैं। इसके बाद है कैप्सूल, यह जिलेटिन का खोखला आकार, उसमें पाउडर युक्त दवाई भरी रहती है, ठीक है। एक बाहर से क्या होता है, जिलेटिन होता है, उसके ऊपर मतलब उस पे शुगर कोटिंग होता है, एक्चुअली मतलब क्या होता है, उस पे शुगर कोटिंग होता है, शुगर लगाया हुआ रहता है और इस जिलेटिन के ऊपर शुगर कोटेड के अंदर पाउडर फॉर्म में दवा होता है या लिक्विड फॉर्म में दवा होता है, ठीक है। जैसे डिपिन आपका कैप्सूल जो आता है, ये क्या होता है, डिपिन जो होता है, डिपिन कैप्सूल, ये क्या होता है, जेली फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर होता है। और जो विटामिन डी आता है ना, ये भी कैप्सूल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है अंदर से। कुछ ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जो अंदर से पाउडर फॉर्म में होते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? किन्हीं को कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे चलो। नेक्स्ट हमारे पास घोल, कुछ ऐसे भी दवाई होते हैं जो घोल के स्वरूप में आते हैं, घोल के फॉर्म में होते हैं। यह एक या अधिक घोलों का मिश्रण करके तैयार किया जाता है। जैसे आपको कहें कि जो घोल है वो एक या उससे ज़्यादा केमिकल्स, उससे ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर बना हुआ है तो उसको हम घोल कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका सिरप आता है, जो सिरप आता है, कफ सिरप आता है आपका, और आपका जो पैरासीटामोल सिरप बच्चों के लिए आता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सिरप है वो घोल का है एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास पाउडर या पूर्ण, जिसको हम पाउडर ही कहते हैं। यह बारीक पिसा हुआ पाउडर
बाहरी उपयोग के लिए किया जाता है। जो लोकल यूज के लिए किया जाता है स्किन के ऊपर जो हम यूज करते हैं वो पाउडर फॉर्म में हम दवाओं को यूज करते हैं। जैसे आपका प्रोविडीन, प्रोविडीन जो होता है बीटाडीन, इसका पाउडर भी आता है। नियासिन, ये सब क्या होता है एंटी फंगल, नियासिन ये एंटी फंगल पाउडर्स होते हैं जो जख्म के ऊपर, इंजरी के ऊपर या सूचर में अगर कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्लीन करके ये पाउडर को उस पर स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़का जाता है। क्लियर है सभी को? ये पाउडर समझ में आ गया? पाउडर के फॉर्म में, स्वरूप में मेडिसिन होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास लोशन। क्या है? लोशन। लोशन क्या होता है? एक तरल रूप औषधि होता है। इसे हम उपयोग मालिश या ड्रेसिंग के लिए करते हैं। कहाँ करेंगे? लोशन का थोड़ा सा गाढ़ा जैसा होता है, सिरप से गाढ़ा लोशन रहेगा और ये मालिश के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट, जिसको हम मरहम कहते हैं। ठीक है, मरहम जो थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा और जहाँ कटा छटा है, इंजरी है, सर्जरी हुआ है तो उस जगह पे हम इसको लगाते हैं। ठीक है, या वैसलीन में मिलाकर तैयार करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गाढ़ा जेली टाइप का होता है पर जेली नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? यह औषधियों का मिश्रण होता है, बहुत सारे औषधियों को मिलाकर एक पेस्ट बनाते हैं, थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजेंस। लॉजेंस या फिर लॉसेंस कहते हैं, ये गोलियों का चूसने की होती है। ये ऐसे लॉजेंस होते हैं, गोलियां होते हैं जिनको मतलब सक करना होता है, इसको निगलना नहीं होता है, मुंह में रखकर इसको सक करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टर। यह ठोस पदार्थ होता है। प्लास्टर क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। जैसे आपका कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट का बनता है और ये जब फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर, तो उस पर हम जो प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम केमिकल का यूज़ करके और बोन को ज्वाइन करते हैं। तो ये भी एक तरह का फॉर्म हुआ मेडिसिन का। ठीक है, इसके अलावा है टिंचर या सिरप। ठीक है, कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में है लेकिन वो उनका अलग मतलब कंसिस्टेंसी के वजह से, तरलता के वजह से उनको अलग कैटेगराइज किया गया है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किन्हीं को कोई डाउट? फिर से रिवीजन कर दूं? चलिए ठीक है, तो देखिए इसके कौन कौन से दवाओं के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं। पहला है गोली या पिल्स। ठीक है, जो पाउडर के स्वरूप में उसको घोल कर दिया जा सकता है या फिर निगला भी जा सकता है। इसके अलावा कैप्सूल, जो बाहर एक खोखला खोली में अंदर पाउडर फॉर्म में या जेली फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में दवाओं को भरा जाता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, ये तो घोल का मिश्रण होता है। पाउडर जो हम बाहरी से छिड़काव करते हैं। लोशन जो मालिश के लिए यूज़ करते हैं। ऑइंटमेंट जो कट छट जाने पे हम लगाते हैं और ये वैसलीन में मिलाकर तैयार किया जाता है। पेस्ट ये बहुत सारे औषधियों को तैयार करके बनाया जाता है। लॉजेंस जो होते हैं वो गोलियों को चूसने के लिए होता है और प्लास्टर जो होता है ये ठोस पदार्थ होता है जिसको हम पानी में थोड़ा भिगाकर और फिर जहाँ बोन फ्रैक्चर है उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा टिंचर और सिरप, ये ऐसे कैटेगरी होते हैं जब हमारे दवाओं का कंसिस्टेंसी, तरलता जिस प्रकार का होगा उसके बेसिस पे हम उसको सॉल्यूशन, आपका सिरप और आपका लिक्विड आता है उसमें कैटेगराइज करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो हम लास्ट आज का पॉइंट क्लियर कर लेते हैं दवाओं के बारे में, वो है दवाओं की विशेषता। अभी तक हमने क्या देखा? इसकी फॉर्म देखा। ठीक है, दवाओं का कौन कौन सा फॉर्म आता है, कमेंट करके एक बार बता दीजिए आप लोग कौन कौन सा फॉर्म हमने देखा। घोल देखा, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल, गोली, लॉजेंस, पेस्ट, टिंचर, सिरप, ऑइंटमेंट, ये सारे क्या हो गए? ये प्लास्टर, ये सारे क्या हो गए? हाँ, ये आपके क्लासिफिकेशन, ये क्या हो गए? फॉर्म हो गए, दवाओं के ये स्वरूप हो गए। अब हम लास्ट आज का पॉइंट पढ़ लेते हैं इस पूरे चैप्टर का। और आज
इस पॉइंट से ही हमारा ये चैप्टर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का ये क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करवा दूं? तो इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्या विशेषताएं हैं दवाओं का। तो दवाएं जो होती हैं वो लोकल इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बताते चलूंगी। लोकल इफेक्ट कहने का मतलब कि शरीर में एक पर्टिकुलर पार्ट में, एक स्पेसिफिक जगह पे कुछ दवाओं को हम प्रयोग करके और उनकी मतलब उस जगह की समस्या को ठीक करते हैं। जैसे शरीर में, पैर में कहीं मान लीजिए सूजन हो गया, चोट लग गया, रेडनेस आ गई, तो हम वहाँ पर कुछ कट लग गया तो मलहम लगाकर, लोकली मलहम पाउडर लगाकर ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया लोकल इफेक्ट। ठीक है, पहला विशेषता हो गया दवाओं के, कुछ ऐसी दवाएं होते हैं जो हमारे शरीर में लोकल इफेक्ट यानी पर्टिकुलर उसी जगह पे असर करके अपना काम करती हैं। दूसरा हमारे पास है शारीरिक प्रभाव यानी फिजिकल इफेक्ट। कुछ दवाएं ऐसा भी होती हैं, ऐसे भी होते हैं उनके इफेक्ट की वो पूरे शरीर पे, ठीक है, ये पूरे शरीर पे शारीरिक यानी फिजिकल, या इसको हम सिस्टमेटिक कह सकते हैं। सिस्टमेटिक यानी शरीर के पूरे भाग पर इफेक्ट ये करेगा, सिर्फ एक पोर्शन पर नहीं करेगा। मान लीजिए कि शरीर में अलग अलग पार्ट पर दर्द है, उसके लिए अगर हम डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन ले लें तो इंजेक्शन क्या करता है, नस में दिया जाएगा या मसल में दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि पूरे शरीर में जहाँ पर भी दर्द होगा उसको वो ठीक कर देगा। सिर्फ एक ही जगह का नहीं बल्कि पूरे शरीर के दर्द को ठीक कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इफेक्ट या फिर सिस्टमेटिक इफेक्ट। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो लाक्षणिक प्रभाव जैसे उल्टी, दस्त, इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एंटी इमेटिक ऑन्डेमसेट्रॉन, ये ऐसा दवा है जो उल्टी के लिए दिया जाता है। दस्त को कम करने के लिए बच्चों में हम उसको रोकने के लिए रोटा वैक्सीनेशन करते हैं और बाद में हम बच्चे को जिंक का टैबलेट देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बच्चे को ORS देते हैं, तो वो जो दस्त है, डायरिया है, उसको कम करेगा, रोकेगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्पेसिफिक दवा होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। और हमने जो ऊपर में अभी 20 क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं वो इसी कैटेगरी के हैं, लाक्षणिक प्रभाव के। लाक्षणिक प्रभाव उनका विशेषता है, यानी कि जैसा लक्षण दिख रहा है वैसा वो प्रभाव करेंगे। बुखार लगा है तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, पैरासीटामोल। दर्द है तो एनाल्जेसिक डिक्लोफेनेक दे दिया हमने। वोमिटिंग है तो एंटीवोमिटिक ऑन्डेमसेट्रॉन दे दिया। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है तो एंटी अस्थमेटिक दे देंगे हम, जैसे साल्ब्यूटामोल। ठीक है, तो ये अलग अलग अपना काम करने वाला स्पेसिफिक दवाएं होती हैं, तो ये इनकी विशेषता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ पेट में जलन को कम करता है, जिसको हम एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटासिड्स। ये एंटासिड्स क्या करते हैं, शरीर में, पेट में जलन को कम करता है। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिनका हैबिट होता है मॉर्निंग में लेट से खाने का, तो ये मॉर्निंग में लेट से खाने से कहते हैं गैस बनता है, पेट में जलन होता है और मतलब उनका पेट कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उनको अकबकी लगने लगेगा। तो ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों को रोकने के लिए, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड देते हैं। क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं। ये पेट के जलन को न्यूट्रल करता है, यानी हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट को कम करेगा और इंसान को आराम देगा। ठीक है, कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जिनका विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, दवाइयों का विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, जैसे एंटीडोट्स। क्या होते हैं, एंटीडोट्स। ये एंटीडोट्स क्या करते हैं, ये एंटीडोट्स क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई ऐसा ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसी एंटीबायोटिक ले लिया, जैसे हमने अमीकासिन ले लिया। अमीकासिन अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विच इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है।
सेफ्ट्रियाजोन हो गया, स्ट्रॉन्ग है। मोनोसेफ, ऐसे एंटीबायोटिक्स का नाम बता रही हूँ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके लेने से कई लोगों को वॉमिटिंग होता है, चक्कर आता है, बॉडी पैरालिसिस और कई तरह के एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट दिखने लगता है। इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम एविल, एडीआर यानी एड्रेनालिन, ये जैसे एंटीडोट्स का यूज़ करते हैं। ये दवाएं क्या करती हैं, एविल और एडीआर, ये पहले जो हमने एंटीबायोटिक दिया था उसके इफेक्ट को कम करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि दवाओं का विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हम कुछ दवाएं यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास है एविल और एडीआर। और आप लोग सभी एएनएम अगर हैं और बाद में अगर जॉब में आइएगा तो आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, जो हम वैक्सीन देंगे बच्चों को, उसमें अगर किसी तरह का रिएक्शन आ जाता है, एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, उसको कम करने के लिए हम एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एडीआर का, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एडीआर। तो ये एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। ये इमरजेंसी ड्रग भी आता है जो कि दवाओं के विपरीत प्रभाव को कम करता है। ठीक है, तो फिर से रिवीजन कर दूं मैं। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग, जैसे कुछ दवाएं जो लोकल काम करेगी स्पेसिफिक उसी पार्ट पे, कुछ जो पूरे शरीर में, कुछ ऐसे जो लक्षणिक प्रभाव करते हैं, जैसे बुखार में यूज़ किए जाएंगे बुखार को कम करने के लिए, उल्टी के लिए हम एंटी एमेटिक ऑन्डेमसेट्रॉन देंगे। इसी तरह से कई दवाएं। एंटासिड जो होते हैं वो पेट के जलन को कम करते हैं, यानी कि ठीक है, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो पेट में जलन भी करती हैं। हाँ, ये भी सच है कि चलो एंटासिड दिया तो वो तो जलन कम कर दिया, लेकिन कुछ दवाओं के ऐसे मतलब एक विशेषता होती है, एक ऐसा इफेक्ट होता है कि पेट में जलन करने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स स्पेसिफिक सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि किस तरह से और कितनी क्वांटिटी में कौन सा दवा कब लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी दवा होते हैं जिनका विपरीत प्रभाव उत्पन्न होता है शरीर पे। जैसे बहुत सारी दवाएं होते हैं, किन्हीं को सूट नहीं करता है, रिएक्शन हो जाता है, किन्हीं का बॉडी उस चीज़ के लिए, मतलब उस दवा के लिए स्पेसिफिक रिएक्ट कर जाता है, रिएक्शन हो जाता है और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, दवाओं के विशेषता हो गए। और ज़रूरी नहीं कि विशेषता हमेशा पॉजिटिव हो। विशेषता का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे जो पॉजिटिव प्लस निगेटिव, ये दोनों चीज़ों को दिखाया गया। सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है बारीकी से। एग्ज़ाम में यहाँ से ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाइएगा। चाहे क्वेश्चन आपको कहीं से भी कैसा भी दे, पर आपको अगर इन चीज़ों, बेसिक चीज़ों के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर में दवाओं के बारे में पढ़ा। दवा क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। हमने एलोपैथिक यानी जो अंग्रेजी दवा है, और जो होम्योपैथी यानी कि आयुष कह सकते हैं, आयुष का पूरा कैटेगरी, इसके फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके अलग अलग 20 क्लासिफिकेशंस देखे, जो हमारे पास एंटीपायरेटिक, एनेस्थेटिक, अनाल्जेसिक, एंटी हेलमिंथिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीडोट्स, एंटी इन्फेक्टिव, एंटासिड्स, एंटी कन्वल्सिव, एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी एस्थमेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इमेटिक, कोगुलेंट्स, डायफोरेटिक्स, डायूरेटिक्स, डिटर्जेंट्स एंड इमेटिक्स। ठीक है, ये 20 क्लासिफिकेशंस के अलावा हमने फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स यानी दवाओं के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से डीप में क्लियर है ये चैप्टर। और अगर किन्हीं को भी कोई डाउट है, मैं आप लोग को 2 मिनट्स दे रही हूँ, जिनको भी जो डाउट है पूछ लीजिए। सारे लोग कमेंट कीजिए, आई एम सीइंग, आई एम वॉचिंग। चलिए कमेंट कीजिए जो भी जिनको क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है।
सारे लोग, ठीक है। जैसे आप लोग पूछ रहे हो, बता रही हूँ, लॉजेंस के बारे में आपका कमेंट आ रहा है। तो ये ऐसे गोलियां होती हैं जो जिसको माउथ में रखकर सक करना है, इसको निगलना नहीं होता है। हाँ ठीक है, जिसको चूसना है, लॉजेंस, ठीक है। और किन्हीं को कोई डाउट है पूछिए। हाँ, दवाओं में देखिए, डायफुरेटिक्स क्या होते हैं, संवेद कारक क्या होते हैं, जो हमारे शरीर से पसीने को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे संवेदन ग्रंथियों पर क्रिया करेगा, जहाँ से स्वेटिंग होता है, और वहाँ से फिर क्या करेगा, बॉडी से पसीना को बाहर निकालता है। और किन्हीं को कोई डाउट आ रहा है? एंटी एस्थेमेटिक क्या होगा, जो सांस लेने में, अस्थमा का बीमारी जानते हो ना आप लोग, जिसमें जो ब्रोंकस, ट्रैकिया ब्रोंकस, ये हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट है सिस्टम का। तो इसमें ये जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जैसे मैं आपके स्क्रीन पे बना रही हूँ रेस्पिरेटरी का, तो देखिए ये जैसे आपके स्क्रीन पे मैं बनाई, एक क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका नेजल चैम्बर। ये जो आपको रिंग जैसा दिख रहा है, यही है ट्रैकिया। और ये जो दो पार्ट में डिवाइड है, इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस फिर बाद में चल के ब्रोंक्यूल्स, फिर ये बाद में चलकर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक डिवाइड होते हैं, बढ़ते हैं, और लास्ट में एक थैली के आकार का संरचना बनाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। इसी एल्वोलाई से गैसियस एक्सचेंज होता है, जो भी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस थैली के जैसा संरचना से आदान प्रदान होता है। तो एक्चुअली ये अस्थमा में होता ये है कि ये जो आपको ट्यूब जैसा संरचना दिख रहा है, ट्रैकिया और ब्रोंकस, ये नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें दवा देते हैं साल्ब्यूटामोल, तो इससे क्या होता है, ये जो ट्यूब है ये रिलैक्स हो जाता है, फैल जाता है, और सांस लेने में इंसान को आसानी हो जाती है। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, और किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का क्लास हम लोग का इस चैप्टर में, आज की क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दी हूँ, और आप लोग अच्छे से क्लास होने के बाद एक बार रिवाइज कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी और क्लास में नहीं बताऊंगी। और आप लोग अपना नाम लेने के लिए रिपीट नहीं कीजिए कि नाम लीजिए ये वो, क्योंकि इससे क्लास का टाइम वेस्ट होगा। जितना आपके पास कम समय है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्दी आएगी, इसके लिए आप लोग को बहुत जल्दी सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर तैयारी करना है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करती हूँ, और आप लोग को थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। टेक केयर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।